आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों पर बात करेंगे। ये वो ढांचा है जिस पर हमारे देश की पूरी शासन व्यवस्था टिकी हुई है। कंपटीशन ब्रेकर की तरफ से नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है संविधान की सभी 12 अनुसूचियां और हम इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए इस बेहद जरूरी विषय में गहराई से उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1950 से, जब हमारा संविधान लागू हुआ। उस वक्त इसमें सिर्फ और सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं। जी हाँ, केवल 8। ये हमारे संविधान की बिल्कुल ओरिजिनल मूल संरचना थी। लेकिन आज हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो सवाल उठता है कि ये 4 नई अनुसूचियां कहाँ से आईं, इन्हें क्यों और कब जोड़ा गया। जैसे जैसे देश की जरूरतें बदली, वैसे वैसे संविधान में भी बदलाव हुए। आइए इसी सफर को समझते हैं। चलिए सबसे पहले पहली 4 अनुसूचियों को देखते हैं, जो भारत संघ की नींव हैं। कह सकते हैं कि ये हमारे देश के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे का ब्लूप्रिंट हैं। तो देखिए, पहली अनुसूची में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाओं की पूरी लिस्ट है। दूसरी अनुसूची में बात होती है वेतन और भत्तों की। किसके? राष्ट्रपति, राज्यपालों और जजों जैसे देश के बड़े पदाधिकारियों के। तीसरी अनुसूची में इन्हीं सब पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का पूरा प्रारूप दिया गया है। और चौथी अनुसूची ये तय करती है कि किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी, जो हमारे देश के संघीय संतुलन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये सारी जानकारी हम कहाँ से ले रहे हैं? ये देखिए, इन हस्तलिखित नोट्स से। हमारी पूरी चर्चा का आधार यही प्रामाणिक नोट्स हैं। अच्छा, अब आते हैं अगली 3 अनुसूचियों पर। ये प्रशासन और शक्तियों के बंटवारे जैसे थोड़े जटिल मामलों से जुड़ी हैं। भारत की जो विशाल विविधता है ना, उसको संभालने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प अंतर समझना जरूरी है। देखिए, 5वीं अनुसूची पूरे देश के अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन के लिए एक जनरल फ्रेमवर्क देती है। लेकिन 6ठी अनुसूची ये खास तौर पर सिर्फ 4 राज्यों पर फोकस करती है: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों को ज्यादा स्वायत्तता दी गई है, ताकि वे अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचा सकें। और अब आती है शायद सबसे जरूरी अनुसूचियों में से एक, 7वीं अनुसूची। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच एकदम साफ साफ बंटवारा करती है कि कौन किस विषय पर कानून बना सकता है। इस टेबल में एक बात पर गौर कीजिए कि विषयों की संख्या कैसे बदली है। संघ सूची में विषय बढ़ गए, राज्य सूची में कम हो गए और समवर्ती सूची में भी बढ़ गए। अब ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये असल में शक्तियों का केंद्र की तरफ झुकाव दिखाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समय के साथ महसूस हुआ कि शिक्षा जैसे कुछ विषयों पर एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए, इसलिए उन्हें राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इसको और आसानी से समझते हैं। देखिए, रक्षा, रेलवे, बैंकिंग, ये सब राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, तो ये संघ सूची हैं। पुलिस, कृषि, साफ सफाई, ये स्थानीय मामले हैं, तो ये राज्य सूची में हैं। और शिक्षा, शादी ब्याह, आर्थिक योजना जैसे विषय, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों का ध्यान जरूरी है, उन्हें समवर्ती सूची में रखा गया है। मतलब इन पर दोनों कानून बना सकते हैं। अब हम उन अनुसूचियों पर आते हैं जो संविधान बनने के बाद संशोधनों के जरिए जोड़ी गईं। ये भाषा, भूमि सुधार और राजनीतिक स्थिरता जैसे बहुत ही अहम मुद्दों से जुड़ी है। 8वीं अनुसूची भारत की आधिकारिक भाषाओं के बारे में है। जब संविधान बना था तब इसमें 14 भाषाएं थीं, लेकिन आज हमारा संविधान 22 भाषाओं को मान्यता देता है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये संख्या 14 से 22 तक कैसे पहुंची। 1967 में सिंधी को जोड़ा गया, फिर 1992 में एक साथ 3 भाषाएं जोड़ी गईं: कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और आखिर में 2004 में 4 और भाषाएं जोड़ी गईं। ये दिखाता है कि भारत अपनी भाषाई विविधता का कितना सम्मान करता है। 9वीं अनुसूची ये बहुत खास और थोड़ी विवादास्पद भी रही है। इसे असल में भूमि सुधार कानूनों को अदालतों की जांच से बचाने के लिए बनाया गया था। मतलब अगर कोई कानून इस लिस्ट में डाल दिया तो अदालतें ये नहीं देख सकती थीं कि वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है या नहीं। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि 1973 के बाद डाले गए कानूनों की समीक्षा हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, इसे 1951 में पहले संविधान संशोधन से जोड़ दिया गया था। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त जमींदारी सुधार
कितने बड़े और जरूरी मुद्दे थे। अच्छा, अब 10वीं अनुसूची, जिसे हम सब दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। ये भारतीय राजनीति में स्थिरता लाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई एमपी या एमएलए चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी बदलता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। और इसे 1985 में 52वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था, ताकि वो आया राम गया राम वाली राजनीति पर रोक लगाई जा सके। चलिए, अब आखिर की 2 अनुसूचियों पर आते हैं, जो लोकतंत्र को असल मायनों में गांव और शहरों तक यानी जमीनी स्तर तक ले जाती हैं। ये स्थानीय स्वशासन के बारे में है। जैसा कि इन नोट्स में भी साफ दिखता है, ये दोनों अनुसूचियां संविधान के ढांचे को पूरा करती हैं और शक्ति को दिल्ली और राजधानियों से निकालकर गांव और शहरों तक पहुंचाती हैं। और हाँ, परीक्षा की तैयारी के लिए ऐसे नोट्स वाकई बहुत काम आते हैं। तो 11वीं अनुसूची को 73वें संशोधन से जोड़ा गया और ये पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों के बारे में है। इसमें कुल 29 विषय हैं। और ठीक इसी के साथ 12वीं अनुसूची को 74वें संशोधन से जोड़ा गया, जो नगरपालिकाओं की शक्तियों के बारे में बताती है, और इसमें 18 विषय हैं। ये दोनों ऐतिहासिक संशोधन साल 1992 में किए गए थे। तो हमने सभी 12 अनुसूचियों को एक-एक करके समझ लिया है। चलिए, अब एक क्विक रिवीजन के लिए सबको एक साथ समेट लेते हैं। चलिए मेरे साथ जल्दी से दोहराते हैं। पहली, राज्य और संघ क्षेत्र। दूसरी, वेतन भत्ते। तीसरी, शपथ। चौथी, राज्यसभा की सीटें। 5वीं, अनुसूचित क्षेत्र। 6ठी, विशेष जनजातीय क्षेत्र। 7वीं, शक्तियों का बंटवारा। 8वीं, भाषाएं। 9वीं, कानूनों का सत्यापन। 10वीं, दल बदल। 11वीं, पंचायत। और 12वीं, नगरपालिका। ये टेबल सब कुछ याद रखने का एक बेहतरीन तरीका है। तो जाते जाते एक सवाल, आज के भारत को देखते हुए क्या लगता है, भविष्य में हमारे संविधान की अनुसूचियों में कोई नया विषय जोड़ा जाना चाहिए, जैसे कि डेटा प्राइवेसी या पर्यावरण संरक्षण या फिर कुछ और? इस पर जरूर सोचिएगा।